Welcome to all disciples of Haniman sir. सबसे पहले हैनीमैन सर को सादर नमन, डॉक्टर जेटी कैंट सर को सादर नमन, डॉक्टर आर एन भार्गव सर। आपसे हम लोगों ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को कॉलेज में समझा था। आज का हमारा टॉपिक है मियाज्म पार्ट वन, जिसमें हम फिजिकल प्लेन पर मियाज्म को समझने की कोशिश करेंगे। फिजिकल प्लेन पे मियाज्म को कैसे समझें। एफोरिज्म 5 में एनीमैन सर लिखते हैं कि एक्यूट डिजीज के लिए हमको कॉज की ज़रूरत है, जो पेशेंट को बहुत जल्दी याद रहता है, उसकी मेमोरी में रिसेंट रहता है। तो उस कॉज को अगर हम ट्रीट करेंगे तो एक्यूट डिजीज ठीक होगी। और जो क्रॉनिक केस होते हैं, तो उसमें कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ अ केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज aided by such knowledge, he unable to discover the primary cause of the later, dependent mostly on a chronic miasm। यानी कि क्रॉनिक जो डिजीज है, उसके लिए क्रॉनिक मियाज्म को हमको समझना होगा, और तभी क्रॉनिक डिजीज ठीक हो पाएगी। और ये मोर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें हम लोगों को समझना होगा कि जो उसकी लाइफ के जो पेशेंट है, उसकी लाइफ के जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट हैं, और वो डिस्ट्रेसिंग इवेंट उसकी बॉडी पर जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उसकी लाइफ में जो अफेक्ट कर रहे हैं उसकी लाइफ को, वो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होंगे। तो जब हम पैथोलॉजी में रिपोर्ट देखते हैं, तो पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स में पता लगता है कि इनका क्या ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है। तो उस ऑर्गन के हिसाब से हमको उसकी लाइफ का सिग्निफिकेंट पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जर्मन न्यू मेडिसिन को पढ़ते हैं। तो वो हमको बताती है कि किस तरह से जो ऑर्गन है, उसके ऑर्गन की क्या साइकी है, यानी कि क्या उसका जो इवेंट है, डिस्ट्रेसिंग इवेंट है, जो उसको उस डिजीज़ दे रहा है। जैसे इसका एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है, तो जर्मन न्यू मेडिसिन बताती है कि उसके लिए जो सेपरेशन फीलिंग है उसकी लाइफ में, उसको हमको ट्रेस करना होगा। तो जब ये दोनों चीज़ें हमारी मैच करेंगी, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम रूब्रिक्स को सेलेक्ट करेंगे, तब फिर हमारी ये क्रॉनिक डिजीज़ ठीक होगी। तो म्याज़्म को हम लोग समझेंगे कि म्याज़्म आखिर होता क्या है। म्याज हमको मिलेगा कहाँ पर? इन कनेक्शन विद दिस, म्याज हमको बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, यानी कि पेशेंट को देख करके हम उसके म्याज को समझ सकते हैं। करेक्टर ऑफ माइंड एंड टेम्परामेंट, जो इसमें एनिमल सर करेक्टर ऑफ माइंड लिखते हैं। जो पेशेंट है उसका माइंड का जो करेक्टर है वो क्या है, और टेम्परामेंट उसका क्या है। तो कई लोग इसको मेंटल सिम्टम समझते हैं कि ये मेंटल सिम्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मेंटल सिम्टम से ऊपर की बात है कि उसका माइंड किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है, ये हमको समझना होगा। और म्याज़ हमको उसके ऑक्यूपेशन में मिलेगा, उसके मोड ऑफ लिविंग और हैबिट्स में मिलेगा, सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस में मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज एंड सेक्सुअल फंक्शंस उसके कैसे हैं, ये हमको बताएंगे कि म्याज़ हमको कहाँ मिलेगा। तो ये हमको उसकी हिस्ट्री में जानने की कोशिश करनी होगी इन सारी चीज़ों को। एफोरिज्म 205 में एनिमल सर लिखते हैं, होम्योपैथिक प्रैक्टिस नेवर रिक्वायर अस टू सिंगल आउट सम प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉनिक मियाज्म। यानी कि प्राइमरी सिम्टम वो सिम्टम है जो पेशेंट के इंटरनल सिम्टम है, और जो एक्सटर्नल सिम्टम है वो सेकेंडरी सिम्टम है। तो इनको हमको आइसोलेट नहीं करना है, इनको हमको अलग अलग नहीं करना है। इन दोनों के ऊपर जो क्रॉनिक मियाज्म है उसको हम लोग जब ट्रीट करेंगे, तब ये दोनों सिम्टम ठीक होंगे। तो कई बार पेशेंट के इंटरनल सिम्टम की वजह से जो एक्सटर्नल सिम्टम आए हैं, और हम एक्सटर्नल सिम्टम पे अगर उसको दवाई देंगे, तो प्राइमरी सिम्टम उसके एग्रेवेट हो सकते हैं, वो दवाई रॉन्ग हो सकती है। इसलिए जो क्रॉनिक मियाज्म को जब हम ट्रीट करेंगे, तो वो उसके दोनों सिम्टम्स को ठीक करेगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हैं। और इस आगे लिखते हैं, नॉट टू रिस्टोर टू एक्सटर्नल लोकल रेमेडीज आइदर डायनेमिक और मैकेनिकल। यानी कि जो एक्सटर्नल प्लेन पर सिम्टम है, उनको कभी भी हमको एक्सटर्नल लोकल रेमेडीज से ट्रीट नहीं करना है, चाहे वो डायनेमिक मेडिसिन हैं या वो मैकेनिकल मेडिसिन हैं। कई सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। बट बट वेर एवर one of these symptom appears, homeopathy cures the great fundamental miasm, together with which its primary as well as secondary symptom vanish simultaneously। जब हम miasms को ट्रीट करते हैं, तो फिर जो प्राइमरी सिम्टम है और सेकेंडरी सिम्टम है, वो दोनों ही ठीक होते हैं, तभी वो पेशेंट पूरी तरह से रिकवर करता है। उसकी जो रिकवरी है वो फाइनल रिकवरी होती है।
But as the homeopathic physician, we generally find the primary symptom to have been suppressed by local treatment of allopathic practitioners. यानी कि जो प्राइमरी सिम्टम्स थे उन सिम्टम्स को एलोपैथिक ट्रीटमेंट से दबा दिया गया है, और उसके बाद जो सेकेंडरी सिम्टम्स है वो आ रहे हैं, या जो प्राइमरी सिम्टम है उनको अगर हम जो स्किन पर आए हैं या बाहर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको अगर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ट्रीट करेंगे तो फिर वो डिजीज़ पूरी तरह से ठीक नहीं होगी. इट विल बी हिज ड्यूटी टू अकॉम्प्लिश वाट हिज प्रीडिसीजर नेग्लेक्ट टू डू. यानी कि जो एलोपैथिक जो प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने जिस चीज़ को नेग्लेक्ट किया उसको हमको ठीक करना होगा. ये हैनीमैन सर हम लोगों को एक जिम्मेदारी देते हैं कि हमको कभी भी किसी भी सिम्टम को, उसके चाहे वो प्राइमरी या सेकेंडरी है, उसको सप्रेस नहीं करना है, उसको क्योर की तरफ ले जाना है. He will therefore give his attention more particularly to the secondary symptom which result from the development of an inner miasm and will observe especially chronic disease arising from internal sora. यानी कि जो सोरा की वजह से डिजीज़ डेवलप हुई हैं उसको हमको ट्रीट करना है, इनर मियाज्म को, तभी फिर वो दोनों सिम्टम्स यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स उसके ठीक होंगे. एफोरिज्म 205 में हैनीमैन सर आगे लिखते हैं, आई हैव एंडेवर टू डेमोन्स्ट्रेट द इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिजीजेज. वो बताते हैं कि इन ट्रीटमेंट डिजीजेज का जो इंटरनल ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाएगा. एज फार एज इट वॉज पॉसिबल फॉर ए सिंगल फिजिशियन टू डू. वो कहते हैं कि एक सिंगल फिजिशियन के लिए जितना पॉसिबल था उतना काम मैंने करके दिया है. टू डू आफ्टर मैनी ईयर ऑफ थाट. बहुत वर्षों का जो है मेरा थॉट प्रोसेस था, ऑब्जर्वेशंस थी एंड एक्सपीरियंस था. इन माई बुक ऑन क्रॉनिक डिजीज टू विच आई हियर विद रेफर द रीडर. अगर हम क्रॉनिक केसेस को ठीक करना चाहते हैं तो हमको क्रॉनिक डिजीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना होगा, तभी हम सोरा को ट्रीट कर पाएंगे. इसमें हैनीमैन सर हमको लिख के देते हैं. क्रॉनिक डिजीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. वाई देन कैन नॉट दिस वाइटल फोर्स एफिशिएंटली अफेक्टेड थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन produce any true and lasting recovery in these chronic maladies, even with the aid of the homeopathic remedy which best cover their present symptom. अब हुआ क्या कि जो मेडिसिन थी, जो नॉन मियाजमेटिक मेडिसिन थी, उस मेडिसिन ने उस सारे सिम्टम्स को कवर किया, और जिस वाइटल फोर्स को डिज़ाइन किया गया इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी उनके अंदर बेस्ट रिकवरी नहीं हो पा रही थी. जो मेडिसिन थी वो बेस्ट रिकवरी उन डिजीज़ में नहीं कर पा रही थी. तो फिर इसको लेकर के हैनीमैन सर ने ये क्रॉनिक डिजीज़ की रिसर्च हमको दी है. फिर लिखते हैं, वाइल दिस सेम फोर्स विच इज़ क्रिएटेड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म. ये जो फोर्स है, वाइटल फोर्स, ये क्रिएट किया गया था ऑर्गेनिज्म को रिस्टोर करने के लिए. इन नेवरदलेस सो इनडेफिजिबली एंड सक्सेसफुली डिजीजेज. तो लेकिन ये उसको काम नहीं कर पाया, ये ठीक से उन डिजीजेस को ठीक नहीं कर पाया. एक्टिव इन कंप्लीट द रिकवरी इवन सीवियर एक्यूट. व्हाट इज देयर टू बी प्रिवेंट दिस. क्या ऐसी चीज़ थी क्रॉनिक के साथ साथ एक्यूट डिजीज़ में भी जो इसको प्रिवेंट कर रही थी ठीक होने से. यानी कि जो मोस्ट सीवियर एक्यूट डिजीजेज हैं उनमें भी अगर हम मियाज्म को कंसिडर नहीं करेंगे तो वो भी फिर ठीक नहीं होंगी. तो मियाज्म का कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है. तो मियाज्म की डिस्कवरी सर ने इसलिए करी थी कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन थी प्रिंसिपल के ऊपर सेलेक्ट हो रही थी और बेस्ट कवर कर रही थी उन प्रेजेंट सिम्टम्स को, उसके बाद भी वो डिजीज़ ठीक नहीं हो पा रही थी. तो फिर हैनीमैन सर ने इसके लिए हमको थ्योरी ऑफ मियाज्म दी. 206 में हैनीमैन सर लिखते हैं कि विनीरियल डिजीजेस, साइकोटिक गोनोरिया, ऑल्दो इट इज़ रेयर इन मॉडर्न टाइम टू मीट विद अनकॉम्प्लिकेटेड ऑफ दिस डिजीज. इसमें लिखा उन्होंने कि अगर हम एक एक करके डिजीज़ को, जैसे साइकोसिस अगर ऊपर आ गई प्रेजेंट सिम्टम में तो हमने साइकोटिक रेमेडी दे दी, और अगर सिफिलिस ऊपर है तो हमने सिफिलिटिक रेमेडी दे दी. लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है उसमें ऐसा नहीं होगा. अनकॉम्प्लिकेटेड केस हमको नहीं मिलेंगे, सारे के सारे तीनों मियाज से कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे. तो वो कहते हैं, इट शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू कंसिडरेशन व्हेन सोरा इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट. अगर हम सोरा को ट्रीट कर लेते हैं तो फिर हम उस डिजीज़ को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे. तो अगर हमने सोरा को समझ लिया तो फिर हमारी बात बन जाएगी. हम उसको सोरा को समझ के जो मेडिसिन देंगे तो फिर वो पूरी तरह से क्रॉनिक डिजीज ठीक होगी, चाहे वो साइकोसिस हो चाहे वो सिफिलिस हो. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज सो नेचुरल इनएविटेबली लीड मी टू द डिस्कवरी ऑफ द नेचर ऑफ द क्रॉनिक डिजीज. यानी कि ये जो ऊपर की बातें उन्होंने लिखी, इसके लिए उन्होंने डिस्कवरी करी नेचर ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस की. तो फ्रॉम बुक ऑफ क्रॉनिक डिजीज में लिखते हैं, to find out then a reason why all the medicine known to homeopathy fail to bring a real cure in the above
एवं मेंशन डिजीज। ऐसा क्या था कि जो क्रोनिक डिजीजेस थी, चाहे वो सिफिलिस या साइकोसिस थी जो सोरा से ओरिजिन थी, उन डिजीजेस के अंदर वो मेडिसिन फेल कर गई जो होम्योपैथिकली सेलेक्टेड थी। एंड टू गेन एन इंसाइट मोर नियरली करेक्टेड and if possible quite correct into the true nature of the thousand of chronic diseases which still remain uncured। अब अगर मान लीजिए वो मेडिसिन फेल हो गई तो जो थाउजेंड्स ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो अनक्योर्ड रह जाएंगी डिस्पाइट द इनकॉन्स्टेबल ट्रुथ। यानी कि ये जो होम्योपैथी के लॉज हैं ऑफ द होम्योपैथिक लॉ, ये इनके अंदर इतनी सच्चाई है कि ये ट्रुथ के ऊपर बेस्ड हैं, उसके बाद भी फिर ये लेफ्ट कैसे रह जाएंगी जो बहुत सारी डिजीजेज हैं, थाउजेंड ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज हैं। इसके लिए हनीमैन सर लिखते हैं, क्योर दिस वेरी सीरियस टास्क हैज अकम्पनीड मी सिंस ईयर ऑफ 1816 एंड 1817 नाइट एंड डे बी होल्ड। यानी कि हनीमैन सर ने जो हमको काम करके दिया 1816 से 1817 तक, उन्होंने नाइट और डे जो काम किया क्रॉनिक डिजीज़ को ठीक करने के लिए, तो वो उन्होंने अपनी रिसर्चेज हमारे सामने हमको पढ़ने के लिए, समझने के लिए दी हैं। तो आगे लिखते हैं, द गिवर ऑफ ऑल गुड, यानी कि जो सारी चीज़ों को चलाने वाला है, उसने मुझे ये दी। थिंग्स परमिट मी विद इन दिस स्पेस ऑफ टाइम, जो उन्होंने टाइम बताया, इस टाइम में टू ग्रेजुअली सॉल्व दिस सबलाइम प्रॉब्लम थ्रू अनरेमिटिंग थॉट्स। यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनरेमिटिंग थॉट्स रहे। इनडिफिजेबली इंक्वायरीज, यानी कि कभी न थकने वाली जो इंक्वायरीज उन्होंने पेशेंट के साथ करी। फेथफुल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस थी वो बहुत फेथफुल थी। एंड मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अगर हम भी क्रोनिक डिजीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो हमको अनरेमिटिंग थॉट्स चाहिए, यानी कि जो पेशेंट है उसको समझने के लिए हमको रेगुलर थॉट प्रोसेस में रहना पड़ेगा उसको समझने के लिए। और जो इंक्वायरी करेंगे वो भी इनडिफिजिबली होगी, यानी कि उसमें थकान नहीं होनी चाहिए। उसकी इंक्वायरी हमको जब तक करनी है तब तक हम उसके रियल चीज़ों को पूरी तरह से एनालिसिस ना कर लें। तो इनडिफिजिटेबली इंक्वायरी, फेथफुल ऑब्जर्वेशंस, जो वो बोल रहा है वो सब कुछ सही बोल रहा है, इसको हमको समझना होगा। एंड मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें हमको भी करनी होंगी अगर हम मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं और क्रॉनिक डिजीज़ को ठीक करना चाहते हैं। तो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए हमको मियाज़्म को समझना होगा, और पहले भी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी मियाज़्म को समझने के लिए हमको 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, एडप्टेशन, एवोल्यूशन और सैक्रिफिकेशन। अब ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं, जिसमें हम रेगुलर अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को देखते हैं और फिर पेशेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो डिजीज़ स्टेट में जा रहा है। तो लाइफ क्या है, बर्थ और डेथ के बीच की जो प्रोसेस है वो लाइफ है। तो हमको पेशेंट की लाइफ को बहुत ज़्यादा समझना है, तभी हम मियाज़्म को समझ पाएंगे और उसको ट्रीट कर पाएंगे। लेसर राइटिंग जो कैंट सर की है, वो कैंट सर लिखते हैं, थिंकिंग, विलिंग एंड डूइंग आर 3 थिंग्स इन लाइफ फ्रॉम विच द फाइनली प्रोसीड द क्रॉनिक मियाज़्म। यानी कि जो हमारा जीवन है और पेशेंट का जीवन है, उसमें वो क्या सोच रहा है, क्या उसकी विलिंग है और क्या उसकी करनी है, इन तीनों चीज़ों को अगर हम समझ लेंगे, उसकी थिंकिंग, विलिंग और डूइंग को, तो फिर हम मियाज़्म को समझने में हमको आसानी होगी। The whole miasm in a chronic disease does not come out an individual but in human race। ये मियाज़्म ने पूरी ह्यूमन रेस को कवर कर रखा है। तो हम जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग को समझते रहेंगे, जितना ज़्यादा हम नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे, उतना हम इस मियाज़्म को समझने में हमको आसानी रहेगी। द होम्योपैथिक प्रिंसिपल व्हेन नोन आर प्लेन, सिंपल एंड इजी कॉम्प्रिहेंडेड। हैनीमैन सर लिखते हैं कि जो होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत प्लेन हैं, सिंपल हैं और इजीली कॉम्प्रिहेंडेड है। दे आर इन हारमोनी विद ऑल, सबके साथ हारमोनी में है। थिंग्स नोन टू बी ट्रू, जो सत्य है उसके साथ ये हारमोनी में है। अगर हमको ये प्रिंसिपल्स समझ नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ट्रुथ के साथ नहीं हैं, ये हमको समझना होगा। अगर हम ट्रुथ के साथ रहेंगे, पेशेंट को ट्रुथली देखेंगे, समझेंगे उसको, तभी हम इन सारे प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रिहेंड इजीली कर पाएंगे। तो ट्रुथ के साथ रहना बहुत आवश्यक है, सत्य के साथ। अडप्टेशन क्या होता है, 3 चीज़ों को हमको समझना है, अडप्टेशन को, इवोल्यूशन को, और जो पेशेंट किस तरह से सारी चीज़ों को अडेप्ट करता है। तो जो अडप्टेशन है वो हमारे इज़ अ स्ट्रक्चरल लेवल पे भी रहता है, फिजियोलॉजिकल लेवल पे और बिहेवियर लेवल पे। दैट इंक्रीज एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि जो अडप्टेशन है एक इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं कि जैसे हमारी लाइफ में अगर कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट आया
उस डिस्ट्रेसिंग इवेंट को लेकर के हमने उसको अडेप्ट नहीं किया और हमने उसमें रिएक्शन शुरू किए और अपनी रिएक्टिविटी शो करी, तो हमारा सर्वाइवल पर इफेक्ट होगा, यानी कि हमारी लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा। तो पेशेंट को जब हम देखेंगे तो उसमें जब उसकी लाइफ सिचुएशंस को देखेंगे, तो जब हम उसको सुनते हैं तो उसके सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस में जो समस्याएं आती हैं, तो उनमें हमको इसको अडेप्टेशन को समझना है कि कहाँ पर वो चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, कहाँ चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहा है और उससे आगे नहीं निकल पा रहा है, वहाँ पर वो फंसा हुआ है। तो सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, ऑक्यूपेशन में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर एडप्टेशन नहीं हो पाता है, तो वहीं से डिजीज़ स्टार्ट होती है और यहीं से हमको सोरा को पकड़ना होगा। तो वो स्ट्रक्चरल लेवल पे मिल सकता है, फिजियोलॉजिकल लेवल पे मिलेगा, बिहेवियर लेवल पे मिलेगा। तो एबिलिटी टू सर्वाइव, यानी कि अडेप्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स इन्वायरमेंट। और अपने इन्वायरमेंट के साथ जो उसको उसमें रिप्रोड्यूस करना है, इन्वायरमेंट के साथ उसको अपनी एक हारमोनी बनानी है, ये अडेप्टेशन की वजह से होगी। जैसे जब हम लोग देखते हैं कि कई लोग चेंज ऑफ वेदर में अफेक्ट होते हैं, यानी कि चेंज ऑफ वेदर होगा तो उनको एलर्जिक रिएक्शंस होंगी, सेंसिटिविटीज़ होंगी। तो हमको ये सोचना है कि वो इन्वायरमेंट के साथ क्यों अडप्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो वो लाइफ में अडप्ट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से उसको ये सेंसिटिविटी और इन्वायरमेंट के साथ उसकी तालमेल, उसकी हारमोनी नहीं हो पा रही है। तो जब हम इनको इस लेवल से समझने की कोशिश करेंगे तब फिर हम उसको मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो अडप्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, often as a result of dynamic evolutionary process driven by natural selection over many generations। तो ये एक evolutionary process है, जैसे जैसे हम अडप्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम इवॉल्व होते चले जाएंगे और नेचर के बहुत नज़दीक होते चले जाएंगे। These beneficial changes allow a species to better fit in its specific habitat एंड आर क्रूशियल फॉर इट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। यानी कि अडेप्टेशन का जो बेनिफिट है वो ये है कि किसी भी स्पीसीज को उसके जो हैबिटाट है, जहाँ उसको रहना है, उसमें वो बहुत बेनिफिशियली अपने आप को रख पाएगा और उसकी लाइफ जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रहेगा। तो हम लोग चाहते तो सब ये हैं कि हमारी लाइफ सर्वाइवल हमारा लॉन्ग टर्म का हो, लेकिन हम चीज़ों को अडप्ट नहीं कर पाते। तो हमको ये समझना होगा, और जब हम पेशेंट के साथ बैठेंगे तो उसको भी ये देखेंगे कि जीने की इच्छा तो सबके अंदर रहती है लेकिन अडप्टेशन की इच्छा नहीं रहती है। तो हमको उसकी लाइफ में यही समझना है कि कहाँ पर वो सिचुएशंस में अडप्ट नहीं कर पा रहा है अपने आप को और यहाँ पर वो फटा फटा फंसा हुआ है। तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इन चीज़ों को हमको समझना होगा, तभी हम मियाज़्म को समझ पाएंगे। फिजियोलॉजी के लेवल पे मियाज़्म कैसे हमको दिखाई देगा, पैथोलॉजी के लेवल पे हमको कैसे दिखाई देगा, जेनेटिक्स में हम इसको कैसे समझेंगे और इवोल्यूशन से इसको कैसे समझेंगे। तो म्याज में एक तराजू है जो इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ, हमारे जीवन को तौलने का। और लाइफ में हमको दो चीज़ों को तौलना है, एक डिस्ट्रेसिंग इवेंट को और बॉडी पे आने वाले सिम्टम्स को। तो जैसा अभी हम लोगों ने समझा कि हम लोग जर्मन न्यू मेडिसिन को पढ़ते हैं, हैमर्स थ्योरी को जब पढ़ते हैं तो उससे हमको ये पता लगता है, सिम्टम का मतलब फिजिकल बॉडी से समझ लीजिए कि कौन सा ऑर्गन उसका अफेक्टेड है और उस ऑर्गन के अफेक्ट होने के लिए उसकी लाइफ में क्या डिस्ट्रेसिंग इवेंट आया। जैसे स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है, और किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी लाइफ में अबंडेंट अकेलापन, ये उसकी प्रॉब्लम है। इस तरह से जब हम जर्मन न्यू मेडिसिन से इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हैं तब हम उसकी लाइफ को पूरी तरह से समझ पाते हैं। तो मेडिसिन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी तीन चीज़ें हमको मिलेंगी, सिम्टम, रूब्रिक और लाइफ के डिस्ट्रेसिंग इवेंट। तो मेडिसिन को जब भी समझेंगे तो उस मेडिसिन में लाइफ को डिस्ट्रेसिंग इवेंट क्या है, उसके रूब्रिक्स क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है। म्याज्म तीन तरह का, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। तो आज हम म्याज्म को, यानी कि तीनों म्याज्म को फिजिकल बॉडी पे समझने की कोशिश करेंगे, फिजिकल बॉडी पे किस तरह से डिजीज होती हैं। तो सबसे पहला म्याज्म है सोरा, यानी कि सोरिक डिजीजेस, और सोरोसिफिलिटिक डिजीज, सोरोसाइकोटिक डिजीजेस, सोरोसाइकोसिफिलिटिक प्रोग्रेसिंग डिजीजेस और सोरोसिफिलिटिक फास्ट प्रोग्रेसिंग डिजीजेस। जो अभी एनिमल सर ने क्रोनिक डिजीज में कहा था कि जो बहुत ही सीवियर डिजीजेज हैं जो सोरोसिफिलिटिक हैं, उसमें जब तक हम म्याज्म को कंसीडर नहीं करेंगे तब तक चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो जब हम म्याजमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो हमको हेरिंग्स लॉ हमारे ट्रीटमेंट में 100% मिलेगा, जिसमें डिजीज एबव डाउनवर्ड, इनसाइड आउटसाइड, सेंटर टू पेरीफेरी, फॉर मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, रिवर्सल ऑफ म्याज्म, सिफिलिस से साइकोसिस और साइकोसिस से सोरा।
म्याज़मेटिक जर्नी फ्रॉम बॉडी टू माइंड, यानी कि आज हम बॉडी के ऊपर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से डिजीज़ क्रिएट होती है। तो म्याज़मेटिक जर्नी, हैनीमैन सर लिखते हैं एफोरिज्म 14 में, विद इन द ह्यूमन बॉडी देयर इज नो क्यूरेबल डिसऑर्डर नॉर एनी क्यूरेबल इनविजिबल मॉर्बिड चेंज that does not make itself known as disease to the exact observer by means of signs and symptom in quiet accordance with the infinite goodness of divine wisdom। यानी कि जो डिवाइन विजडम है, जो यूनिवर्सल, जो हमारी लाइफ को गवर्न करता है, तो उस यूनिवर्स ने हमको एक ये फिनोमिना दिया है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट आएगा तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन होगा, और बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा क्यूरेबल डिसऑर्डर नहीं मिलेगा जिसको हम समझ ना पाए अगर हम एग्जैक्टली उसको ऑब्जर्व करें, नॉर एनी क्यूरेबल इनविजिबल मॉर्बिड चेंज दैट डज नॉट मेक इट सेल्फ नोन एज अ डिजीज टू एग्जैक्ट ऑब्जर्वर। यानी कि अगर हम उसको एग्जैक्ट ऑब्जर्व करेंगे तो फिर हम समझ पाएंगे कि इसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और वो किस कारण से डेवलप हो रही हैं। तो ये एक फीचर है कि हमारे वाइटल फोर्स का बॉडी के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है, कि वाइटल फोर्स में जब डिजीज़ क्रिएट होती है तो बॉडी पर वो रिफ्लेक्ट होती है। डिवाइन विजडम रिफर्स टू दी परफेक्ट प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो डिवाइन विजडम है ये कैसे काम करेगी, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रोफाउंड है। गाइडेंस and moral clarity that originate from God, surpassing human knowledge and shaping the universe with purpose and order। तो ये हमको यहाँ से एक गाइडलाइन मिलती है कि अगर बॉडी पे किसी भी तरह के चेंजेस आ रहे हैं तो उनका कुछ पर्पस है और उनका एक ऑर्डर भी है प्रोड्यूस होने का। और ये जो डिवाइन विजडम की जो नॉलेज है वो सरपासिंग ह्यूमन नॉलेज के बियॉन्ड है। तो जो हमारे रूब्रिक्स हैं उनको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं पेशेंट की लाइफ से, तो वो एक सुपरा सेंसुअल आइडियाज़ हैं कि हमको उसकी पेशेंट की लाइफ को समझ के उन सारी चीज़ों को, रूब्रिक्स को लेना होता है। तो ये डिवाइन विजडम है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड इट सेल्फ present since creation, guiding spiritual and moral truth and offering insight that allow individual to live according to divine principles and God's will। यानी कि हमारा जो जीवन है वो जीने के लिए हमको डिवाइन प्रिंसिपल्स को और गॉड्स विल को फॉलो करना होगा, और हमें पेशेंट में यही देखना है कि कहाँ पर ये इन सारी चीज़ों को ओबे नहीं कर रहा है, इनका डिसओबे कर रहा है, स्पिरिचुअली और मॉरली वो कहाँ पर अपने आप को नीचे ले जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉज को डिस्कस किया था अपने यूट्यूब वीडियोस में। तो यूनिवर्सल लॉज हैं वो डिवाइन प्रिंसिपल्स हैं और वो गॉड्स विल है। तो उसमें हमने 7 लॉज को डिस्कस किया था, तो आप भी उसको वीडियो को देख करके उन 7 लॉज को पढ़ सकते हैं। और हम उसमें से ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर वो लॉ को पेशेंट ओबे नहीं करता तो कहाँ पर फिर वो उसको डिजीज़ क्रिएट हो रही है, क्यों डिजीज़ क्रिएट हो रही है, किस लॉ को वो ओबे नहीं कर रहा है। तो 11th एडिशन में, 11th एफोरिज्म में जो 5th एडिशन का, उसमें हनीमैन सर हमको बताते हैं कि जो डिजीज़ हैं वो वाइटल फोर्स के ड्रेंजमेंट से शुरू होती हैं, और वाइटल फोर्स का जो ड्रेंजमेंट है वो मॉर्बिफिक एजेंसी इनिमिकल टू लाइफ, यानी कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं उनसे हमारी वाइटल फोर्स अफेक्ट हो रही है, और वाइटल फोर्स के अफेक्ट होने से हमारी बॉडी के ऊपर सिम्टम्स आ रहे हैं। अभी कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है वो वाइटल फोर्स का ही रिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी कि ये बताने के लिए आ रहा है कि वाइटल फोर्स ड्रेन हो गई है। तो अगर हम उसको उन सिम्टम्स के बेस पे ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर उससे तो वाइटल फोर्स ऑटोमेटिक ठीक होगी। लेकिन हमको समझना ये है कि उस वाइटल फोर्स को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, वाइटल फोर्स की हार्मनी कहाँ से डिस्टर्ब हो रही है, उन पॉइंटों को भी उसकी हिस्ट्री में हमको लेकर के और उसके बेस पर रूब्रिक को लेना होगा, तभी फिर वो मियाजमेटिक होगा और पूरी तरह से ठीक होगा। तो जो इनिमिकल एजेंसीज हैं लाइफ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो इनिमिकल एजेंसी हैं ये हमारे बेसिकली इमोशंस हैं जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग है जिसमें वाइटल फोर्स और बॉडी है। वाइटल फोर्स के ऊपर जैसे ही सफरिंग आती है वैसे ही वो बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है हमारे सेंसेस के थ्रू। कोई भी पर्सन अगर इल होगा तो वाइटल फोर्स अफेक्टिव होगी इनिमिकल एजेंसीज टू द लाइफ से, और उसके बाद फिर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज आएंगे, सेंसेशन एंड फंक्शन ऑफ दोज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिर हमारी बॉडी के ऊपर डिजीज आएगी। और ये फिनोमेना इंस्टेंटली होता है, जैसे ही वाइटल फोर्स अफेक्ट होगा वैसे ही हमारे सेंसेस के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन होगा। ये इंटीमेटली कनेक्टेड रहते हैं। मॉर्बिफिक एजेंसी जो इनिमिकल टू लाइफ है वो प्राइड, एंगर, डिजायर, फियर, ग्रीफ,
अपैथी, गिल्ट और शेम, यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इनिमिकल हैं, ये हमारी लाइफ को और हमारे वाइटल फोर्स को अफेक्ट करते हैं। इनिमिकल एजेंट जो एफोरिज्म 5 में हनीमैन सर ने बताया, ये हमको मिलेंगे कहाँ से, कि मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल करेक्टर, ऑक्यूपेशन, अगर ऑक्यूपेशन जहाँ हम काम करते हैं वहाँ कुछ झगड़ा चल रहा है तो वहाँ हमको एंगर, हेट, ग्रीफ, ये सारी सिचुएशंस मिलेंगी। मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स में हमको मिलने लगेंगे ये इमोशंस। सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस में मिलेंगे। और एज और सेक्सुअल फंक्शंस, यहाँ पर हमको ये सारी इनिमिकल एजेंसीज मिलेंगी जो वाइटल फोर्स को अफेक्ट करती हैं। तो journey from body to mind, as we human being are perfect embedded of an abstract mind, vital force, spirit energy and a concrete matter called body। तो दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक तो एनर्जी है जो वाइटल फोर्स के रूप में है, स्पिरिट के रूप में है और मैटर है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइंड। जो माइंड हमारा, इसको मेंटल सिम्टम नहीं समझना है, ये माइंड हमारी भी एनर्जी का पार्ट है, जो कि लोअर इमोशंस इसके अंदर आते हैं माइंड के अंदर। The materialistic body to the immaterialistic mind. Man made up of multiple systems, system made up of organs, organ made up of tissue, tissue made up of cells, और सेल इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितना हम किसी भी पेशेंट को जब हम समझेंगे तो उसको सेलुलर लेवल से हम लोग समझेंगे, और सेल को हम अगर समझते हैं तो फिर हम उस पर्सन को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो सेल हैविंग ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मैन हिमसेल्फ, इट्स फंक्शन इज गवर्न बाय जीन्स एंड जेनेटिक कोड विच इज इनसाइड द न्यूक्लियस जीनोटाइप। तो सेल के अंदर जीनोटाइप होता है, उससे सारे फंक्शंस उसके कंट्रोल होते हैं और गवर्न होते हैं। As we see, outside is a representative of genetic code expressed outward and this is called phenotype। तो जो हमारा भीतर है जीनोटाइप, वही हमारा फिनोटाइप है। तो जो बाहर हमको दिख रहा है वो हमारे जीनोटाइप का ही रिफ्लेक्शन है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में हमको क्या क्या मिल रहा है वो हमारी इनर फीलिंग ही है, यानी कि जो अंदर हम हैं वो हमको बाहर मिल रहा है। तो इससे पेशेंट को भी समझने में आसानी होगी। पेशेंट जो अपनी तकलीफ़ें बता रहा है तो उन तकलीफ़ों में हमको ये समझना होगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो एफोरिज्म 7 में हनीमैन सर लिखते हैं, हैज़ द टोटलिटी ऑफ दीज सिम्टम्स विद आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ इनर नेचर ऑफ द डिजीज दैट इज सफरिंग ऑफ द वाइटल फोर्स मस्ट बी चीफ और ओनली मीन्स ऑफ द डिजीज टू मेक नोन द रेमेडी नेसेसरी फॉर इट्स क्योर। यानी कि हमने उसकी जो बाहर रिफ्लेक्टेड इमेज है उसके सारे सिम्टम्स ले लिए, उसकी सारी चीज़ों को समझ लिया, लेकिन जब रेमेडी का सिलेक्शन होगा तो वो वाइटल फोर्स की जो रियल सफरिंग है उसके ऊपर वो बेस्ड होनी चाहिए। तो इन सारे प्रोसेस को भी हम लोग आगे चल के धीमे धीमे समझेंगे कि जो वाइटल फोर्स है उसको हम किस इमोशन ने उसको डिस्टर्ब किया है, तो वो रेमेडी उस इमोशन को कवर करती है कि नहीं करती, इसको हमको समझना होगा, तभी फिर वो रेमेडी काम करेगी। तो मैंने यूट्यूब पे केसेस डाले हैं, तो उन केसेस में हम लोगों ने यही कंसीडर किया है कि वो रेमेडी उस वाइटल फोर्स की जो सफरिंग्स है, जिस वजह से वाइटल फोर्स अफेक्ट हो रहा है, उस चीज़ को हमने उसमें रेमेडी में कंसीडर किया है। तो द ओनली मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट रेमेडियल एजेंट, बाहर के सिम्टम्स हमको लेने जरूर हैं, लेकिन उस रेमेडी के अंदर उस वाइटल फोर्स को अफेक्ट करने वाले जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं वो ज़रूर होने चाहिए, तभी फिर वो डिजीज़ ठीक होगी। The genetically ruled program of metabolism of differentiation and specialization concerning physical look, functioning and attitude of a person find its roots in every cell, that is the genetic apparatus of the individualization। तो इंडिविजुअलाइजेशन हम लोगों की साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो इंडिविजुअलाइजेशन है ये जेनेटिकली रूल्ड प्रोग्राम है कि उस व्यक्ति की मेटाबॉलिज्म कैसी है, उसका फिजिकल लुक कैसा है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, उसके ऑर्गन्स की, और उस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है। जेन्युइन क्योर्स 82 में लिखते हैं, जेन्युइन क्योर्स ऑफ दीज और एनी अदर डिजीज आर नॉट टू बी अकम्प्लिश विदाउट रिजिड स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ ईच केस, बट इन परस्यूइंग द इन्वेस्टिगेशन इट इज़ नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश वेदर द डिजीज इज ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक ओरिजिन। तो इसमें हमको ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि क्रॉनिक डिजीज़ है कि एक्यूट डिजीज़ है, तो हम मियाज़्म को क्रॉनिक डिजीज़ में कैसे अप्लाई करेंगे और एक्यूट डिजीज़ में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। बेसिक फंक्शंस समझेंगे हम पहले सेल के, तब हम फिर मियाज़्म को समझ पाएंगे। तो जो सेल का बेसिक फंक्शन है, फर्स्ट उसकी जो फंक्शन है वो है उसका न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहला हमारा काम है सर्वाइवल का,
जो हमारी लाइफ के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल। तो सेल सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और न्यूरो एंड्रोक्राइनल कंट्रोल फॉर बायोलॉजिकल ऑर्डर्स, ये सारे जो न्यूरो एंड्रोक्राइन सिस्टम है, ये सारे जो हमारी सेल के फंक्शन है उनको एक ऑर्डर में रखता है और वो सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो हमारा और सेल का सबसे पहला बेसिक फंक्शन है सर्वाइवल का, और सर्वाइवल के लिए हमको चाहिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। तो फिजिकल प्लेन पर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हमको चाहिए, तो खाने पीने का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी है सर्वाइवल के लिए। सेकंड बेसिक फंक्शन जो है हमारी और सेल की, वो है नीड जनरेशन की। तो जनरेशन हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, जो हमारी स्पीसीज को बचा के रखेगी। अगर हम जनरेट करेंगे तो फिर हमारी स्पीसीज बची रहेगी। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग बीइंग इज वॉर एंड विल ऑलवेज बी हॉस्टाइल। यानी कि जो हम लोग एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट हमारे ऊपर एक हॉस्टाइल एजेंसी की तरह काम करता है। तो उस हॉस्टाइल एजेंसी में हम कितना उसको समझ पाते हैं और कितना उसके साथ हारमोनी बैठा पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। द लिविंग बीइंग विच इन दिस मटेरियल वर्ल्ड रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन ऑफ कॉस्मिक एनर्जी विच रूल्स द यूनिवर्स हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ एनर्जी जो हैनीमैन सर ने फुटनोट 11 में डायनेमिक्स हमको समझाई है कि किस तरह से डिजीजेज जो है वो हमारे अंदर क्रिएट होती हैं। तो उसमें डायनेमिक इन्फ्लुएंस को उन्होंने समझाया है, जो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। तो अगर हम मियाज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमको इस एनर्जी को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो हम लोग क्या हैं कि यूनिवर्स का ही पार्ट हैं, उसकी एक कॉस्मिक एनर्जी है। तो हमारी लाइफ के ऊपर जो भी रूल्स हैं वो यूनिवर्सल लॉज लागू होंगे। तो अगर हम यूनिवर्सल लॉज को समझ के भी अपनी लाइफ को समझने लगेंगे तो हमको पेशेंट की लाइफ समझ में आने लगेगी कि ये किस लॉ को डिसोबे कर रहा है। द सेकेंड लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक स्टेट दैट एवरी सिस्टम हैज़ टू डिग्रेड। तो जो हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉज को डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ जो सिस्टम जनरेट हुआ है उस सिस्टम को डिग्रेड भी होना है। ये एक बायो एनर्जेटिक स्टेट है, यानी कि लाइफ जो है बर्थ और डेथ के बीच का फिनोमिना है। But first function of oxygenation, nutrition and energy produced meant for survival. Life become a tug and war between two forces, one for survival and other for destruction. यानी कि अब हमने देखा कि लाइफ जो है बर्थ और डेथ के बीच का एक फिनोमिना है। तो सर्वाइवल के लिए हम लोग रेगुलरली अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सर्वाइव करें, और दूसरा फोर्स जो हमारे ऊपर चल रहा है वो डिस्ट्रक्शन का चल रहा है। तो इसके बीच में एक टग ऑफ वॉर है लाइफ। तो डार्विन थ्योरी कहती है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हैज़ गुड ओनली बिकॉज द डीएनए एंड आरएनए ओरिएंटेड जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली शो अडेप्टेशन। अगर हम जीवन को अपने को लंबा करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, सर्वाइवल करना चाहते हैं, तो हमको अडेप्टेशन को आना ही पड़ेगा अडेप्टेशन में, क्योंकि अडेप्टेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है इन द ऑर्गेनिज्म टू हेल्प इट टू प्रोलॉन्ग लाइफ। तो हमारी लाइफ के लिए जो अडेप्टेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अडेप्टेशन का प्रोसेस डीएनए और आरएनए से ओरिजिनेट होता है, जो जेनेटिक एपरेटस से होता है। तो हमको पेशेंट जब आएगा तो उसकी जेनेटिक्स को हमको समझना बहुत ज़रूरी है, कि उसके जो जेनेटिक्स को समझने के लिए हम उसके फैमिली बैकग्राउंड को और उसकी सारी जैसे हिस्ट्री में नाना नानी दादा दादी इन सारी सब हिस्ट्रीज़ को लेते हैं, जिससे हम उसके जो है पूरे जेनेटिक स्ट्रक्चर को समझ सकें और उसके एडप्टेशन को समझ सकें कि कैसे कैसे वो लाइफ में अपनी चीज़ों को अडप्ट करता हुआ है। An organism tries its level best to improve its own quality of life by adaptation, but at a time comes when it perish. अडेप्टेशन के बिना लाइफ का जो इम्प्रूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो अडेप्टेशन हमको बहुत असेंशियल है लाइफ में, और पेशेंट में भी हमको देखना होगा कहाँ पर वो अडेप्ट नहीं कर रहा है। द लाइफ विच वी लीड could be a waste, so the living being decided not to let go what it has achieved in its life टाइम बाय प्रोड्यूसिंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। अब क्या होता है कि वो अडेप्ट नहीं कर पाता है और उसकी लाइफ ख़त्म होती चली जाती है, तो फिर वो एडप्ट करता है किस प्रोसेस को, कि मैं अपने जैसे को प्रोड्यूस कर देता हूँ। तो वन ऑफ इट्स ओन काइंड, तब हमारे दिमाग में थॉट आया जनरेशन का, यानी कि सेकंड जो सेल का फंक्शन है जनरेशन। तो जनरेट करने का जो कंसेप्ट आया वो यहाँ से आया कि उस पर्सन को ये लगा कि मेरी लाइफ तो वेस्ट हो गई। तो वेस्ट लाइफ जब ही होगी जब हम सिचुएशंस को अडप्ट नहीं करेंगे।
इफ़ नॉट मी माई प्रोजेनी विल कंटिन्यू माई वर्क, फिर उसको थॉट आया कि जो मेरी प्रोजेनी है वो मेरे काम को कंटिन्यू रखेगी. सीम्स टू बी स्लोगन, डेस्टिनी कैन नॉट विन, आई कैन स्टिल स्कोर ओवर द डेस्टिनी ऑफ मॉर्टेलिटी बाय क्लोनिंग माई सेल्फ. तो उसने फिर सोचा कि जो डेस्टिनी है उस डेस्टिनी के ऊपर मेरी मेरी विजय प्राप्त होनी चाहिए, और उसने फिर क्लोन करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने जैसे बच्चों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया. तो ये प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये डेस्टिनी के ऊपर जीतने के लिए उसने एडॉप्ट किया. तो एडॉप्टेशन अगर वो करेगा तो फिर उसको ये सारी चीज़ें समस्याएं उसकी लाइफ में नहीं आएंगी. तो एडॉप्टेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. आई एम टू सेल्फिश to give up all that I have learned, all that I have achieved. I will decide fate. I am not let my gains. I have to reproduce, reproduce, reproduce. यानी कि यहाँ से उसको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस. दिस मे बी दिस मे हैव बीन द फिलॉसफी बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ जनरेशन, प्रोग्रेशन और प्रोडक्शन. तो सेकंड फंक्शन जो है वो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए है जनरेशन का. सेकंड फंक्शन ऑफ जनरेशन हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज. थर्ड फंक्शन, थर्ड नीड क्या है किसी भी सिस्टम की, कि इम्यून सिस्टम, यानी कि उसको जो सर्वाइव करना है उस सर्वाइवल के लिए एक इम्यून सिस्टम चाहिए. तो फर्स्ट फंक्शन हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ सेल्फ, सेकंड फंक्शन हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज. बोथ द एबव फंक्शंस हैव एंश्योर एनी सेफ्टी फ्रॉम हॉस्टाइल फोर्स इन द वर्ल्ड विच कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू एंड लाइफ. जो लाइफ को एंड करने के लिए फोर्स काम कर रहा है, ये दोनों फंक्शन हमको हेल्प करेंगे. फॉर दिस वेरी रीजन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड ए सिस्टम और मैकेनिज्म कॉल्ड इम्यून सिस्टम. अब उसको जो हॉस्टाइल एजेंसी है उससे बचने के लिए एक इम्यून सिस्टम चाहिए. तो फिर ये थर्ड उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल का, इम्यून सिस्टम. तो इसको हम लोग अमीबा से समझ सकते हैं कि अमीबा डेवलप्ड ए वेरी सिंपल इम्यून सिस्टम. लाइफ इवॉल्व इन ए कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनम और एनिमल. इम्यून सिस्टम बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन ह्यूमन बीइंग. Complex immune system, it is has mental, physical and physiological aspect and entirely governed by the mind and genes. तो अब हमको सेल का माइंड और सेल का जेनेटिक एपरेटस को समझना होगा जो कि इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करेगा. विच आर ब्रैट अबाउट बाई रिएक्शन टू ए सीमिंगली डिस्ट्रक्टिव स्टिमुलाई. तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जो डिस्ट्रक्टिव स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट काम करेगा. दिस सिस्टम इज गवर्न बाय द जेनेटिक एपरेटस. तो ये हमारा जेनेटिक एपरेटस डिसाइड करेगा कि जो हॉस्टाइल एजेंसी से हमारी जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट आ रहा है उस डिस्ट्रेसिंग इवेंट को हम किस तरह से टेकअप करते हैं. तो जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन में हमको किसी ने डांटा, उस डांट को हम किस तरह से ले रहे हैं ये हमारे अपने जेनेटिक एपरेटस के ऊपर है. कि उसने डांटा तो हम डर गए, उसने डांटा तो हम गुस्सा हो गए, उसने डांटा तो हम हर्ट फील कर रहे हैं. तो ये हमारे जेनेटिक एपरेटस के ऊपर होगा. तो हम जब पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री को समझते हैं तो उसमें पता लगता है कि ये किस तरह से सिचुएशन उसकी चल रही है और किस लेवल का वो है. तो जो म्याज़ में वो एक तराजू है उस पूरी लाइफ को एनालिसिस करने का. तो द रेस्पॉन्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मे बी ग्रॉसली द सेम बट डिफरेंट इन इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो जैसे किसी ने 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को डांट लगी, तो डांट का असर तीनों के ऊपर होगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी डिफर होगी, वो किस तरह से उस चीज़ को टेकअप करता है. तो इस तरह से हम लोग मियाज को समझने की कोशिश करते हैं. थर्ड फंक्शन प्रोटेक्ट बोथ इंडिविजुअल एंड स्पीसीज, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे इंडिविजुअल को भी बचाता है और हमारी स्पीसीज को भी बचाता है. तो ये 3 बेसिक फंक्शंस हैं जो हमारी सेल के हैं और हमारी लाइफ के हैं. तो फर्स्ट फंक्शन सर्वाइवल का, सेकेंड फंक्शन सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, थर्ड इम्यून सिस्टम जो दोनों को बचाएगा. द इमेटीरियल बॉडी डिजीज इंजरी स्टार्ट इन सेल. अब होता क्या है कि हमारी जो इमेटीरियल बॉडी है उसमें डिजीज कैसे स्टार्ट होती है, इंजरी से स्टार्ट होती है. तो इस इंजरी को हमको समझना होगा कि गैस्ट्राइटिस विद बर्निंग इन स्टमक न्यूट्रलाइजेज बेस एनेस्थीसिया, द टिश्यू विल गिव बर्निंग सेंसेशन. तो अब क्या हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हुई, गैस्ट्राइटिस में जो एसिडिक मीडियम उसके अंदर हुआ पेट के अंदर, उसको हमने क्या किया, बेस से एक एनेस्थीसिया की तरह उस बेस ने काम किया, कुछ एल्कलाइन उसको हमने दे दिया, तो उसने बर्निंग सेंसेशन को कुछ समय के लिए कम कर दिया. वन डज नॉट गो इन टू डिटेल द सेल वाई दे आर सो सेंसिटिव टू प्रोड्यूस इंक्रीज HCl. तो किसी ने ये नहीं सोचा कि इस गैस्ट्राइटिस में जो बर्निंग सेंसेशन आया है उसने HCl का प्रोडक्शन क्यों किया है. तो अब हम इसको बात को समझेंगे
कि जो डिजीज़ है, तो वाइटल फोर्स के ऊपर जो डिजीज़ आई उसको हमने नहीं समझा, बस हमने ये समझा कि वाइटल फोर्स अफेक्ट हुआ है और गैस्ट्राइटिस हो गई है। तो वाइटल फोर्स किस चीज़ से अफेक्ट हुआ है इसको भी हमको समझना होगा। यानी कि इनिमिकल एजेंसीज जो लाइफ को अफेक्ट करती हैं, उन्होंने वाइटल फोर्स को अफेक्ट किया और फिर वाइटल फोर्स ने बॉडी के ऊपर ये गैस्ट्राइटिस या सिम्टम्स दिए। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझेंगे, जब इनको तीनों को कोरिलेट करेंगे तब फिर हम करेक्ट मेडिसिन तक और रूब्रिक तक पहुंच पाएंगे। तो डिजीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी? इंजरी से, कि कोई भी इंजरी हुई। अब इंजरी हम फिजिकल प्लेन पे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। द जेनेटिकली रूल्ड प्रोग्राम ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफेंस एंड स्पेशलाइजेशन, ये हमारी चीज़ों को जो जेनेटिक एपरेटस है, जो इंडिविजुअलाइजेशन है, इसको हमको समझना होगा कि वो पर्सन जो उसकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रेसिंग इवेंट आ रहे हैं तो वो उनको किस तरह से टेकअप कर रहा है, ये इंडिविजुअलाइजेशन है। डिफेंस मैकेनिज्म आर बेसिकली डिजीज मैनिफेस्टेशन आर बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म एट वर्क। यानी कि जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, अब उनसे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर हमने एडप्ट कर लिया चीज़ों को तो हम बच सकते हैं, लेकिन अगर हम एडप्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे डिफेंस कर रहे हैं, उनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर हमारी डिजीज़ क्रिएट होंगी। तो जेनेटिक एपरेटस ये डिसाइड करेगा कि इन्फ्लेमेशन करना है, कि उस जगह की हार्डनिंग करनी है, इंड्यूरेशन करना है, कि वहाँ पर डिस्ट्रक्शन करना है, सेल का डिस्ट्रक्शन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जेनेटिक एपरेटस पर डिपेंड करेंगी। अब इस जेनेटिक एपरेटस में कई जो पर्सनस हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ पर्सनस ऐसे हैं जिनमें कोई डिजीज़ होती है तो वो केवल इन्फ्लेमेटरी स्टेज पर रहती है, कुछ के अंदर वो छोटी सी डिजीज़ हुई लेकिन बहुत जल्दी उसके अंदर हार्डनिंग आ गई, इंड्यूरेशंस हो गए, और कुछ के अंदर सेल का वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ये जेनेटिक एपरेटस के ऊपर डिपेंड करेगा, उस पर्सन के ऊपर, कि वो इस इंजरी को किस तरह से टेकअप कर रहा है। द मटेरियल बॉडी, द सेल डिफेंड्स, डिफेंड मीन्स अवे फ्रॉम, यानी कि हम क्या करते हैं, स्ट्राइक अवे फ्रॉम। जो जो हॉस्टाइल एजेंसी है उससे हम डिफेंस लेने की कोशिश करते हैं, उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं बजाय उसको समझने के, तो फिर डिजीज स्टार्ट होना शुरू होती है। ह्यूमन हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली एनग्रॉस फॉर ईयर डिफेंडिंग इट सेल्फ अगेंस्ट हॉस्टाइल एजेंसी और एनवायरनमेंट। हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत लंबे समय से इन एनवायरनमेंट के साथ लड़ते चले आ रहे हैं, चाहे वो हमारी लाइफ का डिस्ट्रेसिंग इवेंट है उससे भी हम लड़ते चले आ रहे हैं, और जो एनवायरमेंटल फिनोमिना है उनसे भी हम लड़ते चले आ रहे हैं। तो हम नेचर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं जी रहे हैं, इसलिए ये डिजीज़ हमारे ऊपर हावी हो रही है और डिजीज़ हमको मिल रही है। तो लाइफ ऑन द अर्थ वांट्स टू गो, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बेसिक लव फॉर लाइफ, ये हम सब लोग जानते हैं कि जीवन तो चलना है और जीवन के प्रति हम सब लोगों को बहुत प्यार है, हम लोग सब अपने जीवन को बचाना चाहते हैं। पेशेंट भी हमारे पास जब दवाई लेने के लिए आता है तो वो सफरिंग में है, तो बेसिकली वो लाइफ को ही बचाने के लिए आ रहा है कि मेरे जीवन को कोई खतरा ना हो जाए इस बीमारी से। तो इसमें ये एक लॉ ऑफ पोलैरिटी है, वो कहते हैं इन दिस वर्ल्ड नेवर हैज़ ए सिंगल फ्रेज और सिंगल डायमेंशनल, यानी कि कोई भी चीज़ सिंगल डायमेंशनल नहीं होती। इस वर्ल्ड के अंदर हमेशा दो चीज़ें होंगी, डे और नाइट, ब्लैक एंड वाइट। तो ये जो अपोजिट एग्जिस्ट करते हैं यही हमको सर्वाइवल और डेथ का फिनोमेना समझाते हैं। लॉ ऑफ पोलैरिटी से सर्वाइवल ऑफ डेथ हमको समझ में आती है। If defense of a cell at the base of the disease pathology, we need to understand what can injure a cell. अगर हम पैथोलॉजिकल लेवल पे, बॉडी के लेवल पे ये समझना चाहते हैं कि ये बॉडी में पैथोलॉजी क्यों आई, तो हमको ये समझना होगा कि ये जो सेल है उसकी इंजरी कहाँ से हुई। वट मीन अ सेल यूज टू डिफेंड, ऐसा क्या हुआ जो सेल को डिफेंड करना पड़ा। तो देयर फोर वी कैन कॉज, वट कैन कॉज डिजीज, यानी कि ऐसा क्या कारण है जिसने डिजीज को कॉज किया और सेल ने डिफेंड लिया। तो सेल का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उससे पहले हमको उस इंजरी को समझना पड़ेगा कि सेल को वो इंजरी कहाँ से हुई जिससे उसको डिफेंड करना पड़ा। तो डिफेंस मैकेनिज्म को समझेंगे। व्हेन नॉर्मल सेल इज अंडर स्ट्रेस इट अडेप्ट्स, अगर कोई नॉर्मल सेल है जब उसको कोई स्ट्रेस आएगा तो वो अडेप्टेशन के सबसे पहले वो प्रोसेस अडेप्ट कर शुरू करेगी। अकुली, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अकुली और ए लोडर हिज आर्म एंड फोर आर्म मसल्स ग्रेजुअली बल्जिंग, जो कुली काम करते हैं वो सामान बहुत उठाते हैं तो उनकी आर्म्स जो है ग्रेजुअली बल्जिंग हो जाती है। एडप्टिव रेस्पॉन्स इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी, यानी कि उनकी मसल्स में जो ग्रोथ हो गई है उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। कन्वर्सली एट्रोफी इज एन एडप्टिव रेस्पॉन्स, तो एट्रोफी भी, अगर कोई चीज़ सुकड़ रही है, जिसकी एट्रोफी हो रही है, तो वो भी एक डिफेंसिव रेस्पॉन्स है, एडप्टिव रेस्पॉन्स है। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि साइज कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं कम हो गया है।
या फिर ये एडप्टिव रेस्पॉन्स में हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गई है। तो इसके आगे लिखते हैं, व्हेन लिमिट ऑफ एडप्टिव रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर एक्सीड सेल इंजरी अकर। तो अब हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो वो पर्सन एडप्टेशन में जाएगा, और एडप्टेशन के बाद जब वो स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तब फिर सेल को इंजरी होना शुरू होगा। तो जब इंजरी होगी तो फिर सेल क्या करेगी, सेल फिर वहाँ से डिफेंस लेना शुरू करेगी, फिर अपनी डिफेंस मैकेनिज्म शो करेगी। तो एडेप्टेशन तक भी हमको पेशेंट को समझना है कि लाइफ में डिस्ट्रेसिंग इवेंट आया या सेल को कोई इंजरी हुई, तो उस इंजरी को कहाँ तक उसने अडेप्ट किया, और एडेप्टेशन के बाद फिर उसको डिफेंड किया। तो 73 में हनीमैन सर लिखते हैं कि एज रिगार्ड एक्यूट डिजीजेस दे आर आइदर ईच ऑफ अटैक ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअली। ये एक्यूट डिजीज़ हैं, कितने तरह की एक्यूट डिजीज़ होती हैं। तो कुछ एक पर्सन को अफेक्ट करती हैं, कुछ कई सारे पर्सन्स को अफेक्ट करती हैं, और कुछ केवल कुछ ही लोगों को अफेक्ट करती हैं। तो मैनी पर्सन आर, कुछ ऐसी एक्यूट डिजीज़ हैं जो बहुत सारे पर्सन्स को अफेक्ट करती हैं, जिसको एपिडेमिक्स का। तो डिजीज़ हैव एन आइडेंटिकल ओरिजिन। इन डिजीज़ का जो ओरिजिन है, जो एपिडेमिक है, इनका आइडेंटिकल होता है। तो इसमें हम एक उनकी केस टेकिंग करके एक मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं जो एपिडेमिक डिजीज़ है। तो ये कॉजेज हैनीमैन सर ने हमको बताए हैं। द कालमिटीज ऑफ वॉर इन ड्यूरेशन एंड फेमाइन आर नॉट इनफ्रीक्वेंटली देयर एक्साइटिंग कॉज आर प्रोड्यूसर। जैसे अभी कोविड आया, तो कोविड के अंदर जो इसी से विजयकर सर ने हमको एक रेस्पॉन्स दिया था कि कोविड के जो कारण हैं वो रेडिएशंस हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हैं जो अर्थ का, वो डिस्टर्ब हुआ, इस वजह से कोविड का क्रिएशन हुआ। तो ये जो कालमिटीज़ हैं, इंड्यूरेशंस हैं, फेमाइंस हैं, ये सब हम लोगों को डिजीज़ देते हैं। तो एफोरिज्म 73 से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो इंजरी करने वाले एजेंट है फिजिकल एजेंट्स हैं, जिसमें मैकेनिकल ट्रॉमा, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स, सडन एटमॉस्फेरिक चेंजेस, इलेक्ट्रिक शॉक, मैग्नेटिज्म, कॉस्मेटिक रेडिएशंस। और जो ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन अगर सेल को होता है, हाइपोक्सिया होता है, तो फिर सेल इंजरी होती है। और इसको हम लोग सेरिब्रल पाल्सी में देखते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन हाइपोक्सिया के कारण सेरिब्रल जो डिस्टर्बेंस है सेरिब्रल में, वो डिस्टर्ब क्रिएट होता है। इस्चेमिया, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, जैसे गैंग्रीन्स वगैरह क्रिएट होती हैं। तो केमिकल एजेंट हैं, ग्लूकोज का जो कंसनट्रेशन है, ऑक्सीजन का हाई कंसनट्रेशन, कुछ पॉइजन्स हैं, एयर पॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमको सेल को इंजरी करती हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को हमको समझना होगा। इन्फेक्शस एजेंट, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, किस तरह की डिजीज़ हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस कैसे हैं, जेनेटिक डिरेंजमेंट कैसे हैं, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, बिनमिंग एजेंट, एनी फॉरेन। तो ये पैथोलॉजी में हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जो सेल को इंजरी करती हैं। तो सेल एज डिफेंस वर्क, प्राइमरी मोड ऑफ डिफेंस इज एडेप्टेबिलिटी फॉर एस्टाब्लिश होम्योस्टेटिक इक्विलिब्रियम। तो हम ये देखना चाहेंगे पेशेंट में, जब उसको इसकी हिस्ट्री लेंगे, तो कब तक वो होम्योस्टेटिक इक्विलिब्रियम मिला, कब कब तक उसने चीज़ों को एडेप्ट किया। सेल डिफेंस एट वर्क, व्हेन स्टिमुलाई इज मोर डिस्ट्रक्टिव, मोर इंजूरियस, और कांस्टेंट ट्रॉमा, फिजिकल और केमिकल। जो अभी हमने एजेंट पढ़े, अगर ये कांस्टेंट काम कर रहे हैं, तो फिर सेल डिफेंस मैकेनिज्म में जाएगी। और जो पहली डिफेंस वो लेगी, वो होगी फिजियोलॉजिकल डिफेंस, यानी कि फंक्शनल डिफेंस होगी। तो सबसे पहले सेल के फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, और उसके बाद ये फिर मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस होगी। और मॉर्फोलॉजी में दो चीज़ें होंगी, या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो डिफेंस, सेल डिफेंस मैकेनिज्म फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। फर्स्ट सेल डिफेंस फिजियोलॉजिकल, अडेप्टेशन फेल्स, द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इज यूज। अब इन्फ्लेमेशन, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो इन्फ्लेमेटरी स्टेज में आता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन से पहले भी जो कहानी उसकी घट चुकी है, जिसमें उसने चीज़ों को अडप्ट किया है, उनको भी हमको समझना पड़ेगा कि कब तक इसने चीज़ों को अडप्ट किया, उसके बाद फिर इसको इन्फ्लेमेशन आया। तो टॉन्सिलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, आर्थराइटिस, जहाँ भी आइटिस लगी होगी पैथोलॉजी की बुक्स में, वहाँ हमको इन्फ्लेमेशन मिलेगा। और ये फर्स्ट जो है डिफेंस है। और सेकंड डिफेंस में क्या होगा, जब फर्स्ट डिफेंस फेल हो जाएगी, यानी कि अब इन्फ्लेमेशन से काम नहीं चल रहा, और वो जो कॉन्स्टेंटली हॉस्टाइल एजेंट है वो काम कर रहा है, तो फिर सेल सेकंड डिफेंस को टेकअप करेगी। और यहाँ से जो रिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो क्रॉस हो जाएंगे, और बात इरिवर्सिबल चेंजेस पे पहुंच जाएगी। और जब इस इरिवर्सिबल चेंजेस पहुंचेगी, तो सेल की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसके अंदर चेंज आना शुरू होगा। तो पेशेंट हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है,
वो हमारे पास वार्ड्स लेके आ रहा है, वो हमारे पास कॉर्न्स लेके आ रहा है, हाइपरट्रॉफीज लेके आ रहा है, तो उससे हम समझ जाएंगे कि ये सेकंड डिफेंस में है। लेकिन ट्रीट करने के लिए हमको सोरा चाहिए, तो हमको पूरी उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि कहाँ पर वो पहले उसको इन्फ्लेमेशन हुआ था, और उसके बाद जो कांस्टेंट जो हॉस्टाइल एजेंट है उसने उसको इरिवर्सिबल चेंजेस में भेज दिया है। तो एट सेलुलर लेवल एक्यूमुलेशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन सेल वॉल, साइटोप्लाज्म थिकनिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसमें जो सेकेंड डिफेंस में जब आएगा तो पॉलिप, वार्ड, सिस्ट, ट्यूमर्स, डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट एंड मिनरल्स, तो ये लेकर के तो आएगा वो रिपोर्ट्स में हमारे पास या फिजिकल प्लेन पर, लेकिन समझना हमको सोरा कोई है जो कहाँ से वो सेंसिटिव हुआ, तो अडेप्टेशन से उसको हमको समझना होगा उसकी लाइफ को। थर्ड डिफेंस, द डेस्ट्रक्टिव डिफेंस मोरोलॉजी। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट डिफेंस से काम नहीं चला इन्फ्लेमेशन से, सेकेंड डिफेंस से भी काम नहीं चला जिसमें कि उसने जो स्ट्रक्चर चेंज किए, तो फिर अब बॉडी को सेल का लॉस करना शुरू करना पड़ता है। तो बॉडी के लेवल पे अगर सेल का डिस्ट्रक्शन मिल रहा है तो ये थर्ड डिफेंस है। इसमें पैथोलॉजिकल कंडीशंस हमको मिलेंगी, गैंग्रीन, नेक्रोसिस और अल्सर्स। तो गैंग्रीन का केस एक यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो उसको आप देख के समझ सकते हैं कि उसके अंदर बहुत जल्दी वो गैंग्रीन डेवलप हुई, यानी कि सोरा इज चेंज इनटू सिफिलिस। तो हमको उसकी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ों को देखना होगा कि ऐसा क्या हुआ जिसने उसके सोरा को तुरंत डिस्ट्रक्टिव लेवल पर वो ले गया। तो बहुत फास्ट हुआ, तो हमको फास्ट रेमेडी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमको समझना होगा। तो जो थर्ड डिफेंस है वो जब आएगी जब वो हॉस्टाइल एजेंसी रेगुलरली काम कर रही है और सेल को सेकंड लेवल से गिफ्ट गियर उसने शिफ्ट किया डिस्ट्रक्शन के ऊपर। 79 में लिखते हैं कि जो सिफिलिस है वो सम एक्सटेंट ऑफ क्रोनिक मियास्मेटिक डिजीज विच लेफ्ट अनक्योर इट विल एक्सटेंड ओनली विद इट सेल्फ लाइफ, यानी कि जो इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए। एफोरिज्म 79 का जो सारांश है वो ये है कि जब इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए तो वाइटल फोर्स उनको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकती, इनएक्सटिंग्विशेबल बाय वाइटल फोर्स। तो यहाँ से ये फिर हमारे जीवन के साथ ही खत्म होंगी। तो अगर हम क्रोनिक डिजीज को ठीक करना चाहते हैं तो फिर हमको इस मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट को देना होगा, अदरवाइज वो क्रोनिक डिजीजेज हमारी लाइफ के साथ ही खत्म होंगी। एफोरिज्म 80 में कहते हैं सोरा जो मॉन्स्टर क्रोनिक मियाज में, इसी की वजह से सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो सोरा को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम क्रोनिक डिजीज को पढ़ना चाहिए, जिससे कि जिसमें हनीमैन सर ने बताया है कि सोरा की कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं। द सेल हैज ओनली थ्री डिफेंस रेस्पॉन्सेज एंड देयर कैन ओनली थ्री मियाज। तो सेल ने तीन, जो हॉस्टाइल एजेंसी हैं उनके अगेंस्ट तीन तरह का रेस्पॉन्स शो किया। तो तीन तरह का रेस्पॉन्स है और तीन ही तरह के हमारे मियाज में। एवरी लिविंग सेल और अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस द फॉलोइंग थ्री बेसिक फंक्शंस विच कैन बी यूज टू डिफेंड इट्स। तो सोरा में क्या होगा, यूजिंग और सेक्रीफाइसिंग द प्राइमरी फंक्शन यानी फिजियोलॉजिकल डिफेंस। अगर केवल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, सेल में केवल फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, तो ये सोरा है। और इसको हम कैसे पहचानेंगे, दिस रेस्पॉन्स स्टार्ट विद हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया लीडिंग टू द डिप्लीटेशन ऑफ द एनर्जी जनरेशन। तो सबसे पहले वीकनेस जब आएगी और जो सेल की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी, तो वीकनेस से हमको पता लगेगा कि जो सेल है वो फिजियोलॉजिकल डिफेंस ले रही है। तो जैसे फीवर्स हो गए, एक्यूट कंडीशंस जितनी भी हैं, वो सारी की सारी फिजिकल डिफेंसेस हैं, और इसमें सडन एनर्जी जो एनर्जी है उसका डिप्लीटेशन हमको मिलता है। दिस इन टर्न अफेक्ट द सेल फंक्शन एंड हेल्थ। एफोरिज्म 74 में लिखते हैं कि ड्यूरिंग दिस एक्सटिंग्विश एंड डिलीटेरियस ट्रीटमेंट द वाइटल फोर्स इज कंपेल इन डिफेंस ऑफ लाइफ टू आफ्टर द एंटायर ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंगली डिमिनिश और इंक्रीज इरिटेबिलिटी सेंसिबिलिटी ऑफ वेरियस पार्ट। तो ये एफोरिज्म 74 का एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया है कि इन डिफेंस ऑफ लाइफ, यानी कि जो मियाज्म है वो लाइफ से डिपेंडेंट है, और लाइफ अपने आप को बचाने के लिए एक डिफेंस ले रही है। तो लाइफ जीवन बचेगा, और जीवन का जो प्रदर्शन है वो शरीर के ऊपर ही होना है। तो शरीर के ऊपर जब हम डिफेंस ऑफ लाइफ को समझते हैं तो कुछ पार्ट की सेंसिबिलिटी और कुछ पार्ट की इरिटेबिलिटी बढ़ी हुई मिलेगी। तो जैसे पेन्स हो गए, वहाँ पर बिनमिंग इफेक्ट हो गया, तो ये सारे के सारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो गई, और अकॉर्डिंगली कुछ फंक्शंस बढ़ गए, कुछ फंक्शंस कम हो गए, तो ये सोरा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोरा को हम फिजिकल प्लेन पर इस तरह से पहचान सकते हैं कि सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी ऑफ वेरियस पार्ट्स।
74 में लिखते हैं इट प्रोड्यूस हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी, सॉफ्टनिंग और इंड्यूरेशन इन सर्टेन पार्ट। अब अगर मान लीजिए इन्फ्लेमेशन से बात नहीं रुक रही है तो फिर उनके जो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर अफेक्ट है वहाँ हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी मिलेगी, या फिर वो सॉफ्टनिंग और इंड्यूरेशन मिलेंगे, तो इसको फिर हम साइकोसिस कहते हैं। और रिजल्टिंग इवेंचुअली इन डिस्ट्रक्शन और एट लीस्ट इन ऑर्गेनिक लीजन, अब वहाँ पर डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो गई तो फिर ये सिफिलिस हो गई। तो 74 में हैनीमैन सर ने हमको तीनों चीज़ों को बताया है कि हम लाइफ को बचाने के लिए जो भी डिफेंस ले रहे हैं वो तीनों म्याज में हमको किस तरह से देखने को मिलेगी। दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ नेचर प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो हम लोगों ने गैंग्रीन वाला केस देखा था, जब वो हील हुआ तो उसको अंगूठा बॉडी से अलग हो गया था, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, उसमें अंदर कोई वाइटलिटी नहीं थी, इसलिए बॉडी ने उसको हटा दिया, लेकिन उस होल ऑर्गेनिज्म को उसने वाइटल फोर्स ने पूरे ऑर्गेनिज्म को बचा लिया। तो वाइटल फोर्स जो भी डिफेंस ले रही है वो हमारी लाइफ को बचाने का काम कर रही है। तो डिजीज़ बेसिकली है क्या, जो मियाजमेटिक डिजीज़ हैं वो हमारी लाइफ को बचा रही हैं। तो जब भी अगर हम मियाजमेटिक डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और उनको अगर हमने गलत दवाई दे दी जो मियाजमेटिक नहीं है, तो फिर वो लाइफ को डिस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाएगी। सो विच टू विच इट इज़ एक्सपोज बाय द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल ऑफ एग्रेसिव ट्रीटमेंट विथ परनीशियस सब्सटेंसेस। अगर हम परनीशियस और एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स इन डिजीज़ को देते रहेंगे तो फिर लाइफ का डिस्ट्रक्शन निश्चित है। तो लाइफ और म्याज्म दोनों को समझना बहुत ज़रूरी रहता है। इन सोरा, सोरा के अंदर क्या होगा, डिमिनिश और इंक्रीज द इरेबिलिटी, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। फिजियोलॉजिकल डिफेंस, इन्फ्लेमेशंस, तो जब पैथोलॉजी की जो बुक्स में हमको रूबर, डॉलर, कॉलर, फंक्शन लॉसा, ये सारी जैसे रेडनेस, पेन, हीट, स्वेलिंग मिलती हैं, तो ये सोरिक डिजीज़ के अंदर आती हैं। तो एक्यूट सोरा जो एक्यूट डिजीज़ में एनिमल सर ने हमको बताया, कॉजेज सेल इंजरी के हम लोग पढ़ चुके हैं। Thus, disease start with acute inflammation and progressive to chronic inflammation जैसे साइकोसिस एंड अल्सर एंड डिस्ट्रक्शन टू सिफिलिस। तो फिजिकल डिजीजेज ऑफ सोरा जो हमको मिलेंगी वो कैसे, सेंसिटिविटी, इरिटेबिलिटी एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशंस मिलेंगे। स्किन पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, डर्मेटाइटिस, बॉयल, रैशेस, सेलुलाइटिस। तो हम फिजिकल प्लेन पर सोरा को कैसे पहचानेंगे, इन सारी चीज़ों से। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको राइनाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनाइटिस, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस जितने भी हैं वो सोरिक हैं। तो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन जैसे हम लोगों को देखा, चेंज ऑफ वेदर में कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो उसको फिर हमको समझना होगा कि कहाँ पर ये नेचर के साथ हार्मनी में नहीं है। लोकोमोटर जो सिस्टम है उसमें एक्यूट आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशंस, कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्री, स्पॉन्डिलाइटिस, लेरिंजाइटिस, होर्सनेस ऑफ वॉइस इज एक्यूट डिजीज, मायोसाइटिस, टेंडेनाइटिस। डीपर डिजीजेस जिसमें कि हमारे जो डीपर ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, जैसे कार्डियक, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, स्ट्रेस, डायबिटीज़ हो गई जिसमें पेनक्रियाज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये है एक्यूट, लेकिन इनमें वाइटल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सिम्टम अराइजिंग आउट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी एंड इरिटेबिलिटी। तो एक्यूट स्पाज्मोटिक पेन ऑफ एब्डोमेन, शार्टिका, पैरोक्सिस्मल न्यूरल्जिया, कन्वल्जेंस कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन विदाउट पैथोलॉजी। यानी कि कन्वल्जेंस अगर किसी को है तो हमने एमआरआई और सीटी स्कैन करा लिया है, उसके ब्रेन में किसी तरह की कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, तो फिर हम उसको एक्यूट मानेंगे, अदरवाइज फिर वो उस डिजीज से रिलेट होगा। तो बड़ा कॉशसली मियाजमेटिक ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि मियाजमेटिक ट्रीटमेंट लाइफ के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है। फिजिकल स्ट्रक्चर, सोरिक जो पेशेंट होगा उसका फेस नॉर्मल होगा, प्रोपोर्शनेट होगा, आईज उसकी सेंसिटिव होंगी, मीडियम साइज होंगी, और नोज़ उसकी मीडियम साइज होगी, ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा छोटी नहीं होगी, फेस के हिसाब से बहुत उसकी उसके ऊपर ना ज़्यादा बड़ी होगी ना ज़्यादा छोटी होगी, फेस पर ना ज़्यादा फैट होगा, राउंडेडनेस नहीं होगी, नोज इज़ नाइदर शार्प और नॉट राउंडेड। तो जैसे जैसे हम लोग मियाज को समझेंगे वैसे वैसे हम फिजिकल प्लेन पर सोरिक पर्सन को, साइकोटिक पर्सन को, सिफिलिटिक पर्सन को भी समझने लगेंगे। सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, दीज पीपल आर बाउंडेड टू गेट इन्फ्लेमेशन, जो जल्दी जल्दी जिनको इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, इजी इरिटेशंस जिनको होते हैं, इजी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इजी पेन्स हो जाते हैं, हाइपर सेंसिटिव पर्सन है, फिजिकल डिजीजेज आर कंसर्न, पेशेंट हु गॉट इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, स्लाइट प्रोवोकेशन, छोटे छोटे इंसिडेंसेस से उनको इन्फ्लेमेशन, जरा सा बाहर गए और जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार आ गया, तो ये सेंसिटिव पर्सन है, यहाँ से सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है।
तो सोरा इज एविडेंट मोर इन इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड लेस इन मिडिल और ओल्ड एज। मिडिल एज के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फिर ये सोरिक, डिफेंस, साइकोटिक और सिफिलिटिक में जाती है। तो बच्चे जो इन्फेंट्स हैं वो बेसिकली सोरिक होते हैं। तो जब बच्चों का ट्रीटमेंट हम करें तो उसमें बहुत ज़्यादा हाइतोवा की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे सोरिक होते हैं तो उनको हम इजीली छोटी छोटी मेडिसिन से ही वो ठीक होने लगते हैं। सिम्टम ऑफ सोरा: सडन ऑनसेट ऑफ proximity or intensity of pain or redness with changeability, do response to treatment, associate with fast recovery। तो सोरिक केसेस में अगर हम लोग केसेस देख रहे हैं तो उनमें जल्दी रेस्पॉन्स मिलेगा और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। साइकोसिस में सेकेंड डिफेंस है जिसमें जनरेशन अफेक्ट होगा। तो फिजिकल डिजीजेज जो साइकोसिस में आएंगी वो सेकेंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन है वो अफेक्ट होगा। तो सेल डिवीजन इसके अंदर अफेक्ट होगा। अगर सेल डिवीजन मोर देन 2 सेल्स हो रहा है यानी कि 1:2 का जो रेशियो है उससे ज़्यादा है तो साइकोसिस एक्सिस, और उससे लेस है तो साइकोसिस लेस। हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी अभी हम लोगों ने पढ़ा। सॉफ्टनिंग और इंड्यूरेशन, तो ज़्यादा हो रहा है सेल डिवीजन या सेल डिवीजन कम हो रहा है। इसमें सेल वॉल का साइज, हाइपरट्रॉफी, तो न्यूक्लियस अगर डिवाइडेड हो गए तो वॉट, एक्सक्रीसेंसेस, स्किन टैग, पॉलिप्स, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरप्रोटीनीमिया, कार्बोहाइड्रेट एक्सिस यानी डायबिटीज या साइकोटिक डिजीज, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज, उडीमास, मिनरल्स की जो इम्बेलेंस है आजकल बहुत मिल रहा है, और लेस फाइब्रिन टू मसल्स टिश्यू विल गिव लाइट टू हार्डनिंग एंड मोर सॉफ्टनिंग कुड रिजल्ट इन डायलिटेशन। तो लेस इलास्टिन कैन कॉज लैक ऑफ इलास्टिसिटी रिजल्टिंग इन रिलैक्सेशन। तो जैसे जितने भी पॉलिप्स हैं, प्रोलेप्सिस हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं जिनमें टिश्यू की रिलैक्स हो जा रहा है। तो इलास्टिसिटी वो स्ट्रेच को रिटर्न के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये टिश्यू है और इसमें प्रोटीन रहती है, तो इसको हम लोग डिटेल्स में आगे समझेंगे। डायलिटेशन, लेस फाइब्रिन, यानी कि हार्ट का अगर कोई ऑर्गन या हार्ट डायलेट हो गया है, कोई रिलैक्स हो गया है, जैसे टोसिस ऑफ आईलिड्स। एक पेशेंट था मेरे पास, उसकी आंखें बिल्कुल झुकी रहती थी, जैसे जेल्सीमियम को हम लोग देखते हैं। तो प्रोलैप्स, हार्ट वाल्व्स, यूट्रस का प्रोलैप्स हो गया, हर्निया, रेक्टम, वेरिकोज वेन्स और हेमोरॉइड्स, ये सब जो है डिजीजेज जितनी भी हैं ये साइकोसिस की डिजीज हैं और वो भी साइकोसिस लेस की। तो इंड्यूरेशन caused by excess fibrin production, hardness, fibrosis। कॉन्ट्रैक्शन caused by elastin, तो फिजिकल प्लेन पर हम कैसे समझेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं, स्ट्रिक्चर्स हैं, स्टेनोसिस हैं, तो हार्डनिंग हो रही है इसमें और चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। फिजिकल प्लेन पर जो होगा ये बिल्ट इसकी शॉर्ट फिंगर, शॉर्ट बोन्स, अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स, साइकोसिस लेस को। राउंडेड, फैट, फ्लेवी, कैलकेरिया कार्व जैसे हम समझते हैं, तो कैलकेरिया कार्व जो है साइकोसिस एक्सिस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सिफिलिस, सिफिलिस में सेकंड थर्ड फंक्शन जो है वो डिस्ट्रक्शन होगा, यानी कि सेल का अब इसके अंदर डिस्ट्रक्शन होगा। तो टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पार्ट जो है, नेक्रोसिस टू सेव द होल। जैसा हम लोगों ने अभी वो गैंग्रीन के केस में देखा कि वो लेडी की जान बच गई लेकिन उसका अंगूठा सेक्रीफाइस हो गया, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। तो नेक्रोसिस, बॉडी डिसगार्ड द डिजीज पार्ट, गैंग्रीन, डिस्टॉर्शन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, अल्सरेशन, ब्लीडिंग, क्रैक्स। एपोप्टोसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ, ऑटोइम्यून, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एमएनडीज वगैरह। फिजिकल स्ट्रक्चर इसकी लगेगी। सिफिलिटिक फेज है समथिंग दैट विच रिपेल्स यू। अगर कोई व्यक्ति जिसको आप देखते हो, जिसको देख करके आपको ऐसा लगता है कि इसको वो हमको रिपेल कर रहा है, तो फिर हम उसको सिफिलिटिक फेज कहेंगे। समथिंग दैट इज जस्ट नॉट नॉर्मल, कोई भी चीज़ उसकी नॉर्मल नहीं लग रही है। इट मे बी अगली, डिस्टॉर्टेड, रिपल्सिव। द नोज एंड आईज कैन बी एक्स्ट्रा शार्प। तो शार्पनेस जहाँ भी हमको आईज की या नोज की मिलेगी तो हम उसको सिफिलिटिक कहेंगे। आवर जर्नी थ्रू मेडिकल बॉडी इज ओवर। अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम माइंड को, मियाज के माइंड को, हालांकि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो उसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्लेन पर हम इसको कैसे पहचानेंगे मियाज को, ये हम लोगों ने आज समझने की कोशिश करी। तो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, धीमे धीमे आप लोग इसको समझते रहिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स। Thank you very much, sir.